बेस रेट थ्योरी मतलब क्या कि हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसी भी चीज़ की होने की कितनी है वगैरह, लेकिन वो ट्रू होनी चाहिए है ना। वन शुड कंसीडर द प्रायर प्रोबेबिलिटी है ना, कि पुरानी वाली क्या है, उसको बेस रेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब नए एविडेंस से पहले आपको पुराना क्या हिसाब है वो सब देखना। ठीक है, तो रिसर्च बोलता है कि बेस रेट्स को लोग इग्नोर करते हैं और उनको जो सिस्टमैटिक एरर्स है उसके वजह से झेलने पड़ते हैं। फिर इस टेंडेंसी को बोलते हैं बेस रेट फैलेसी है ना। तो ये बेस रेट जो हम लोग डिपेंड करता है टास्क कंडीशंस क्या है और इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट किया गया है, टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज में या फिर प्रोबेबिलिटीज में है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसीज में रहेगा तो फैलेसी को ओवरकम किया जा सकता है। तो बेस रेट जो है जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग होता है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले, जैसे कि बेस रेट ऑफ इंजीनियर्स इन यूके प्रोपोर्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन यूके ऑफ पुअर इंजीनियर्स, कि मतलब यूके में जितने इंजीनियर्स है उतना ही इंजीनियर्स का प्रोपोर्शन है बेस रेट रहेगा, बराबर। तो जब नया एविडेंस हम लोग लेंगे तो करेक्ट वे हमको प्रोबेबिलिटी इसका बेस रेट देखना जरूरी है। ठीक है, ताकि कोई इनकरेक्ट कंक्लूजन ना निकले। फिर स्टडी डेमोंस्ट्रेटिंग द बेस रेट फैलेसी में क्या है, हार्वर्ड मेडिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था पार्टिसिपेंट्स को कि अगर किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करना है तो उसमें प्रिवेलेंस ऑफ 1 इन 1000 जो है ना, मतलब एक टेस्ट के अंदर जो है प्रिवेलेंस ऑफ 1 एक का है 1000 में तो 0.1% तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट था 5% का। तो अब उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी कि किसी को एक्चुअल डिसीज होगा उसका, तो कॉमन इनकरेक्ट था 95%, क्योंकि 5% तो उन्होंने पूरा 95% बोला। ठीक है, उन्होंने अज्यूम किया कि 95% लोगों का ट्रू केस है और है ना पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट बी 95%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या था लेकिन प्रोबेबिलिटी को देखने का कि 1000 में से एक कोई है ना, तो टेस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई तो 1%। ठीक है, आउट ऑफ 999 में से 5% जो इनकरेक्टली टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर उसमें से 50 फॉल्स पॉजिटिव है। तो इन टोटल कितने 51 पीपल थे जो जिन्होंने पॉजिटिव आया। ठीक है, बट एक ही 51 में से था जिसको डिजीज था। तो प्रोबेबिलिटी जिनको टेस्टिंग पॉजिटिव था वो कितना था, 1/51 = 2%। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एग्जांपल में बताते हैं कि टेस्ट कैसे हाईली एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अगर लो बेस रेट रहा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर द टैक्सी कैब प्रॉब्लम, इसमें स्टडी इलस्ट्रेट करता है कि स्पेसिफिक एविडेंस जो है उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो इग्नोर करते हैं हम लोग बेस रेट्स को। ठीक है, तो हिट एंड रन एक्सीडेंट ऑकर्स एट नाइट, 2 टैक्सी कंपनीज ऑपरेट इन द सिटी है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये वाला है 85% ग्रीन थिंग ब्लू थी, तो विटनेस जो है टैक्सी को ब्लू आइडेंटिफाई करता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी वो देखते हैं। तो 80% एक्यूरेसी करेक्ट आइडेंटिफाई ब्लू टैक्सी, 20% एरर रेट था कि उसने आइडेंटिफाई किया ग्रीन टैक्सी को ब्लू 20%। ठीक है, ऑफ द टाइम। तो इसमें लोगों का कॉमन इनकरेक्ट आंसर क्या था कि एक्सीडेंट में उन्होंने कितनी बार एक्चुअली ब्लू वाले टैक्सी को मतलब है ना सॉरी ग्रीन वाले टैक्सी को ब्लू किया, वो सब जो है पूछा गया। तो कॉमन इनकरेक्ट आंसर था मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ने क्या बोला 80% बार उन्होंने अज्यूम किया, विटनेस ने जो है करेक्ट 80% ऑफ द टाइम जो है उसने क्या बोलते हैं अज्यूम किया टैक्सी को ब्लू। ठीक है, 80% प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसमें कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो है टोटल नंबर ऑफ टैक्सी उन्होंने कितनी बार आइडेंटिफाई ब्लू की, तो आउट ऑफ 100 टैक्सी 59 एक्चुअली ब्लू है ना। तो विटनेस ने 80% ऑफ देम बराबर किया, मतलब 12 करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और 85 ग्रीन टैक्सीज में से उसने मिस आइडेंटिफाई कितना किया 20%, माने 17 इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो 12 प्लस 17 करेंगे तो 29 केसेस उसने दिए। ठीक है, तो उसमें से फिर अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर कैसे करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 29 = 41%। ठीक है, फिर हमको बेस रेट को रिड्यूस करना है तो क्या है कि रिसर्च सजेस्ट करता है कि अगर हम उनको फ्रीक्वेंसीज के टर्म में अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटीज के टर्म में नहीं तो बेस रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कॉस्मिक 2 का एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने हार्वर्ड वाला जो मेडिकल प्रॉब्लम था उनको फ्रीक्वेंसीज में दिया कि 1000 में से अगर एक को डिसीज है और 50 हेल्दी पीपल अगर पॉजिटिव आए इनकरेक्टली तो उनको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, डायरेक्ट उनको पूछते कि कितने लोगों को टेस्ट पॉजिटिव दिया डिसीज है ना। तो 12% करेक्ट आंसर जो प्रोबेबिलिटी में देखे थे, लेकिन 76% करेक्ट आंसर इसमें देखे क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक था, एक्चुअल केसेस लग रहे थे ना कि बेस रेट्स या फिर क्या बोलते हैं सॉरी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं था है ना, इसमें बेस रेट्स को समझ आ गया। फिर वाई डू पीपल इग्नोर बेस रेट्स, इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स रहता है, वो लोग अपना कैसा ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट उनको मैच करने को सिमिलर लगता है वो देखते हैं रादर देन स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। फिर कंफ्यूजन बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, पीपल मिक्स अप कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में है ना। तो कॉग्निटिव लोड और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स अगर जाएंगे तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो वो ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं और एरर्स कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसमें मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर जो हमको कंसीडर करना चाहिए डिसीज का प्रीवियस मतलब बेस रेट क्या है, ताकि वो लोग टेस्ट रिजल्ट जो है एक्यूरेट दे सके ना। जैसे कैंसर स्क्रीनिंग में फॉल्स पॉजिटिव आएगा तो बेस रेट कैलकुलेशंस इंटरप्रेट करता है रिजल्ट को करेक्टली। फिर लीगल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी आई विटनेस को जो है ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कंसीडर करना चाहिए। तो कोर्ट्स भी डीएनए एविडेंस वगैरह कुछ रहेगा तो वो पॉपुलेशन का बेस रेट देखते हैं ताकि रॉन्गफुल कन्विक्शंस ना हो सके। बिजनेस और हायरिंग डिसीजन में भी कंपनी जो है ऑफन पहले फोकस करती है कैंडिडेट्स के ट्रेड्स पे, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस पे और इग्नोर करती है बेस रेट। तो ये भी गलत ही नहीं होना चाहिए।